इसे ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको इसी चैनल पर मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं कन्वे होगी। मैं सोच रहा हूँ करीब 5 सेशन लेने की, 7 दिन के अंदर 5 सेशन लेने की सोच रहा हूँ। बाकी आपका रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा मुझे कितने सेशन लेने हैं। मिक्स प्रैक्टिस कराऊँगा सब में, ठीक है? और कोई चैनल पर मिक्स प्रैक्टिस नहीं चल रही है, सिर्फ मैं करा रहा हूँ क्योंकि सब लोग पहले ही करा चुके हैं, जो भी जिसको भी जैसा भी कराना था। लेकिन अभी भी मैं दोबारा करा रहा हूँ, मैंने करा चुका हूँ, फिर भी मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे देखना एंड तक और अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है? वैसे तो आपको अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें मैंने, क्योंकि आपको बर्डन ना लगे, सारे एमसीक्यू डाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल नहीं है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, निशान लगाने हैं बस। ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है? जल्दी जल्दी बता दो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ मैं। ये सब सेशन है ना, ये डेडिकेटेड है फिजिकल को। इस सेशन में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में कवर कर रहा हूँ, ठीक है? सारी फिजिकल केमिस्ट्री की सारी फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो रही है इस सेशंस में, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी क्वेश्चंस और सारी जो है ना जो भी आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं ना, सब कवर हो रहे हैं इसके अंदर। जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कर दो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इतना, ठीक है? तो हमें ये किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी केएफ की वैल्यू दे रखी है हमारे को 1.86। और अगर ये दे नहीं रखी हो तो भी आपको याद होनी चाहिए केएफ और केबी की वैल्यू वाटर के लिए, ठीक है? वाटर के लिए दे रखी है। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी। फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो मुझे पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है। ये होता है हमारा केएफ इंटू एम, ये होता है। उसके बाद अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर लगा दें तो आई की एफ इंटू एम हो जाता है, ठीक है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई की एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आप निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो? आई इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 दे रखी है, इंटू आप इससे एम। क्या आप मोलैलिटी निकाल सकते हो? मोलारिटी दे रखी है, बिल्कुल निकाल सकते हो। मोलारिटी आपको खुद निकालनी है, ठीक है? 0.1 मोलर है, ये है उसकी मोलैरिटी, ठीक है? मोलारिटी दे रखी है, मोलालिटी निकाल लेना। उसके बाद क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे, डेल्टा टी एफ निकाल लोगे। डेल्टा टी एफ से आप जो है अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को निकाल सकते हो। अगर वाटर का मान होगा तो वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेना। इससे आप निकाल सकते हो नया टी एफ डैश निकल आएगा। अब निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करके जो है ना सी आंसर आ जाएगा, ठीक है? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला। अब मैं पूरा बेसिक से नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग से एक एक चीज सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब एक हफ्ता रह गया और एग्जाम हो गया 15-20 दिन पोस्टपोन। तो आपको आना चाहिए किस तरह से करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज फॉर डिनोटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना? ऐसा मत सोचना मैं बता नहीं रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा मैं, अगर आपको पूछना है, अगर नहीं आ रहा है आपको तब भी। फॉलोइंग टर्म्स यूज फॉर डिनोटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, the one which does not get affected by temperature is। कौन सा टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता? मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। पहले तो सबकी डेफिनेशन बताना चाहिए। मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? तो ये क्या हो जाती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यही होती है। तो ये बताना मोलारिटी है, मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल करती है मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड। नॉर्मालिटी करती है, नॉर्मालिटी भी करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मालिटी इज एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, तो ये इसके डायरेक्टली लिंक्ड है, ये भी करती है। फॉर्मेलिटी हम अपने आयनिक वालों के लिए कर देते हैं, तो वो भी मोलारिटी का ही एक रूप है, तो ये भी करती है। बचा कौन? मोलालिटी। मोलालिटी नहीं डिपेंड करती, ठीक है? क्या नहीं डिपेंड करती? मोलालिटी नहीं डिपेंड करती है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर अ डिसोसिएटेड solute in a solution the value of Van't Hoff factor is। जल्दी बताओ। अगर हमारा डिसोसिएटेड सोल्यूशन, सपोज करो ए बी कुछ इस तरह का सोल्यूट है, और ये पानी के अंदर गया, इसने हमारे को ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दे दिए। ये हमारी एक स्पीशीज थी, ये मेरी दो में बट गई। तो जब हम वेंट ऑफ फैक्टर आई कैलकुलेट करते हैं तो ये डिसोसिएटेड स्पीशीज ये ऊपर आती है ना, तो ये यहाँ पर आती है।
तो ये क्या होती है, आई जो होगा जब भी होगा तो वो ग्रेटर देन 1 ही तो होगा, क्योंकि आयंस पानी जो हैं आगे जाके बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, solubility of a gas varies directly with pressure of the gas is based upon solubility और प्रेशर का रिलेशन कौन सा लॉ बताता है, रॉल्ड्स लॉ, हेनरीज लॉ, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर कोलरॉच लॉ। देखो, रॉल्ड्स लॉ जो होता है वो पार्शियल प्रेशर के लिए होता है और इसका सॉलिबिलिटी ऑफ गैस से मतलब नहीं होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से मतलब होता है। नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको करना नहीं है, आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। कोलरॉच लॉ, कोलरॉच लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए होता है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू के एच इंटू काई बी। पार्शियल प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, किसके, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और ये यहाँ आ जाता है आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो आपका डाइवर्स है, स्कूबा डाइवर्स के उसका हो गया, स्कूबा डाइवर्स का एग्जांपल हो गया, पहाड़ों पर चढ़ने वाले एग्जांपल हैं, तो ये सब इसी के अंदर एग्जांपल है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का एग्जांपल है, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ये वाले एग्जांपल सारे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अ लिक्विड पेयर ऑफ बेंजीन टॉलुइन शोज। अगर एक बेंजीन और टॉलुइन का सॉल्यूशन है तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन और टॉलुइन जो होते हैं क्या होते हैं, बताओ। ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन के, और अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी डेविएशन नहीं होता है, प्रैक्टिकली नो डेविएशन, ठीक है। अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं तो आपको पता होगा ये वाले इनका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, जबकि जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो इस तरह से होता है, नेगेटिव डेविएशन जो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से। जो नेगेटिव होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट टू। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है हमारा इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यानी के बी। इसे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। के बी क्या होता है ये पूछा है, तो हमें पता है डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, आई के बी एम, इसके बराबर होता है। और उसके बाद एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये पार्ट होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे को पूछ रहा है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम लोग अपने सोल्यूशन का, अगर हम आई को इस तरह से इग्नोर कर दें, आई की वैल्यू 1 हो जाए, अगर अगर इसे इग्नोर कर दें तो ये हो गया। तो ये क्या कह रहा है, के बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टी बी अपॉन एम के। तो वो क्या पूछ रहा है, किस द मोलर एलिवेशन सॉरी, रेशियो उसका पूछा है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू केबी। केबी क्या होता है, डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो किसका रेशियो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज टू मोलैलिटी, इसका रेशियो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज टू मोलैलिटी का रेशियो है। आगे बढ़ जाते हैं। फॉर अ डिसोसिएटेड सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ वेंट फैक्टर है, जो मैंने अभी अभी बताया है कि अगर डिसोसिएटेड होगा तो हमेशा वेंट फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, कम नहीं होंगे, ठीक है, आयंस बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Elevation in boiling point of a solution of a 13.44 gram of copper chloride in 1 kg of water using the following information will be। elevation in boiling point निकालना है हमारे को, यानी हमारे को के बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्या किसके बराबर होता है,
डेल्टा टीबी अपॉन एम के बराबर होता है। डेल्टा टीबी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग, सॉरी डेल्टा टीबी तो निकालना है ना। एम की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। एम क्या होगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मोलर वेट या मोलर वेट। मोलर वेट कितना हो गया क्या कॉपर क्लोराइड का, 134.4। दिमाग अपना मत लगाना, जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना है। ये हो गया मोल्स अपॉन मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का लिए कितना केजी सॉल्वेंट है, 1 kg। 1 दे ही रखा है हमारे को, 1 kg सॉल्वेंट है, हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है इसे। काटो, काटने में कितना मिलेगा हमारे को, कितना हो जाएगा 1/10। ये कितना हो जाएगा 0.1। तो मोलैलिटी कितनी हो गई 0.1। 0.1 यहाँ लिख दिया, किसके बराबर हो जाएगा, केबी के। केबी कितना दे रखा है 0.52। नहीं दे रखा हो तो भी पता होना चाहिए कि वाटर का 0.52 होता है। डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टीबी हो गया 0.52 इंटू 0.1। किसके बराबर आ गया ये, मैं कुछ गड़बड़ करी है, देखना जरा। अरे यार इसमें आई की वैल्यू तो मैं रह ही गई, आई भी तो होगा यहाँ पे, आई भी तो आएगा, आई तो रह ही गया। आई कितना होगा, कॉपर क्लोराइड है, कितने में डिसोसिएट करेगा, 3 आयंस में डिसोसिएट करेगा ना ये, तो 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। यहाँ पे 3 भी आएगा भाई, 3 रह गया। ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, तुमसे भी ध्यान रखना, ठीक है ना। इंटू 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.156 आ जाएगा इसका आंसर। 3 2 6, 5 3 15, हाँ 0.156 हो जाएगा। किसके आसपास आ गया ये, 0.16 के आसपास आ जाएगा ये, 0.16 के आसपास। ये रहा आंसर, ये होगा आंसर। यहाँ पर आई भी तो रह गया, इस वाले फॉर्मूले में मैंने जब यहाँ पर आया था तो ये जो है आई की वैल्यू जो है यहाँ पे दे नहीं रखी थी, इसलिए मैंने 1 कर ली थी। पर यहाँ पर आई भी तो आता है, ये आई भी है, आई हटा मत देना इसमें से, ये आई तो होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, अब जो है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच गेट्स डिपॉजिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इक्वल टू 96500 कूलम्ब्स। ये तो डेफिनेशन ही होती है, ठीक है। 1 फैराड अ करंट लेवरेज, ये हो गया फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर क्वेश्चन है। m इक्वल टू ZIT होता है, हमारे को फॉर्मूला पता है। अब इसमें क्या दे रखा है, करंट लिबरेट कर रहा है 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम एट द सेम करंट तो कॉपर सल्फेट इज, एक मिनट, a current liberated इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द सेम टाइम द सेम करंट फॉर कॉपर सल्फेट इज, इसका क्या आंसर होगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ थोड़ी है, कैसे होगा ये। या तो तुम इसे रेशियो मेथड से कर लो, या तो ऐसे अलग अलग निकाल के कर लो, कैसे करोगे बताओ। कैसे करोगे, करंट लिबरेट कर रहा है इतने ग्राम, तो ये काम करो रेशियो से कर लो। m1 इज इक्वल टू z1 i1 t1, डिवाइड कर लो इसे, m2 इज इक्वल टू z2 i2 t2, इस तरह से कर लो। m1 कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, z1 कितना दे रखा है, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, वैलेंसी इंटू फैराडेज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट तो सेम ही है, करंट की कोई दिक्कत नहीं है, आई ले लेते हैं ऐसे, टाइम 2 आवर्स है, 2 ले लेते हैं ऐसे। वैसे टी भी जो है दोनों में सेम ही है, तो टी भी 2 आवर्स का कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। टी ले लिया, यहाँ पर m2 ले लिया, ये हो गया इंटू आई, आई हमारा सेम ही है और टी सेम ही है, और यहाँ पे जो है हम लोग अपना इसका निकाल लेते हैं, कॉपर का निकाल लेते हैं, कितना होता है 63.5, वैलेंसी होती है 2 इंटू फैराडेज कांस्टेंट 96500, ये हो गया। आई टी और आई टी तो क्रॉस हो गए क्योंकि दोनों सेम ही है बोल रखा है क्वेश्चन में,
96500 से 96500 क्रॉस हो गया, ये क्या हो गया आंसर 0.5 अपॉन m2 किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2 अपॉन 63.5 के। ठीक है, कितनी बार जाएगा 0.5 से, ये 4 बार जाएगा। 4m2 किसके बराबर हो गया 63.5 के। तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि 4 5 6 4 5 ज़ा 20 15 पॉइंट समथिंग आ रही है, एज अ 20 फोर इन द फोन फोर क्या कहते हैं एज अ 23 4 क्या कहते हैं 8 आर 32 15.8 समथिंग आएगी, 15.8 मतलब 15.9 के आसपास आएगा आंसर। सॉल्व कर लेना वन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। When zinc granule is dipped in copper sulfate solution, copper is precipitated because copper क्यों precipitate होता है, मेरे को पता है कि हमारा क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, लीके का एम जी आर्जन कर्फी सिडनीटन हाइड्रोजन, इस तरह से होती है ना। यानी जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, यानी इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है, नेगेटिव में है, इसका पॉजिटिव में है। ये जो होता है वो एनोड पर जाता है ऑक्सीडेशन कर, ये यहाँ पर एनोड पर प्रेफर करता है, ये एनोड को प्रेफर करता है और ये ऑक्सीडेशन को प्रेफर करता है। ये जो होता है वो कैथोड को प्रेफर करता है और रिडक्शन प्रेफर करता है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, कैथोड कहना सही नहीं होगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये कम प्रेफरेंस देता है, ये बाद में प्रेफरेंस आती है इसकी एनोड पे। ठीक है, इसकी प्रेफरेंस कम आती है, प्रेफरेंस लेस है इसकी, प्रेफरेंस लेस है इसकी। उसके बाद वो बोल रहा है जिंक को मैंने डाला कॉपर सल्फेट में, तो हमारा इस तरह से रिएक्शन होगी Zn प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू ZnSO4 और कॉपर को बाहर निकाल के फेंक देगा ये इस तरह से। ये कब होगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल नहीं, एक की नेगेटिव होती है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन दैट ऑफ जिंक, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज हायर देन कॉपर, जिंक का पोटेंशियल है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी नहीं। अब क्या होगा इसका आंसर, नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ती है। अगर बढ़ती है रिडक्शन पोटेंशियल तो जिंक की ज्यादा होगी, नहीं कॉपर की ज्यादा होगी, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कॉपर सॉल्यूशन में से निकल जाएगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा उसे। नेक्स्ट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एज अ सेल पोटेंशियल इज, बहुत बच्चे इसमें गलत करेंगे मुझे पता है। रिडक्शन पोटेंशियल इज स्पॉन्टेनियस एज द सेल पोटेंशियल इज, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब सेल का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। भैया डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए, पर जो हमारा ई है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये सेल पोटेंशियल, ये है सेल पोटेंशियल, ये जो होता है ये क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी बोल लो इसे, ये फ्री एनर्जी, अगर फ्री एनर्जी दिया होता तो वो नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होता है। इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे, याद रखना। कौन सा सेल कन्वर्ट कर जाता है H2 और O2 की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कौन सा होता है वो, फ्यूल सेल होता है, ये सबको पता है, H2O2 सेल या फिर हम इसे फ्यूल सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, जिंक दे रखा है हमारे को, आयरन दे रखा है, ईएमएफ दे रखी है। अच्छा ये जो है ना, दिस इज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी होती है, पर हमारे सिलेबस में एक्टिविटी है नहीं। एक्टिविटी जो है ना वो गामा सी होती है, वैसे तो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू गामा सी होता है, पर हमारे सिलेबस में हमें ये नहीं जानना, मैं तुम ये मान के चलो एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन लेके चलो। ठीक है, गामा वामा के चक्कर में मत पड़ो, एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन लेके चलो, इसे समझ लो ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है दोनों की बस। 0.1 मोलर 0.1 मोलर कैसा है ये, कैसा सेल है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम दे रखी है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द अबव सेल दे रखी है 0.290। अगर जिंक है तो ये क्या होगा, ली के कान है एम जी अल जन करफी, अल जन कर फी, क्या होगा, एनोड पर जिंक होगा, एनोड पे जिंक की रिएक्शन क्या होगी, Zn देगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन क्या देगा Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, ये होगी नेट सेल रिएक्शन, Zn प्लस Fe2 प्लस gives Zn2 plus
प्लस Fe, ये होगी नेट सेल रिएक्शन। अगर नेट सेल रिएक्शन ये होगी तो हमारा EMF क्या होगी, नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। EMF क्या हो जाएगी, EMF हो जाएगी, क्या होगी EMF बताओ, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n जो कि 2 है, log Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe2 पॉजिटिव, ये हो जाएगी। ये दोनों सेम ही है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल जो ई ऑफ सेल है, ई नॉट ऑफ सेल EMF ऑफ द सेल दे रखा है हमारे को 0.290, 0.290 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग कितना 1, log 1 कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर आप ये वाला ये इसमें आती है तो आपको ये वाला टर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस ही था ना भैया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये तो 0 होना ही था। ये करने का स्टेप का मतलब ही नहीं था। क्यों किया, आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इतना दिमाग चलता है आपका कि आप पहले से पहचान सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको स्टेप के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया कि ई नॉट ऑफ सेल भी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0.290 हो जाएगी। ये था आपका आज का इसका कॉन्सेप्ट। ई नॉट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल हो गई हमारी 0.290। अब अगर ई नॉट ऑफ सेल दे रखी है हमारे को, तब इसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर देंगे। इसे कैसे करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट, देखो ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, अब हम इसमें रिलेशन लगाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी का। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, पर डेल्टा जी का तो एक रिलेशन और है, -2.303 आर टी लॉग ए सी, ये रिलेशन भी है इसका, है कि नहीं। बस दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे को, इक्वेट करोगे तो हमारे को मिल जाएगा एन एफ ई नॉट ऑफ सेल बराबर हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग के सी के। अगर मैं ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकालूं तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू है 0.290, कितनी वैल्यू है 0.290, ठीक है। तो इससे का मतलब क्या है 0.290 बराबर हो जाएगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ की वैल्यू क्या क्या होगी 0.0591 अपॉन n दैट इज 2 इंटू लॉग के सी। सॉल्व करो इसे, मैं भी तुम्हारे साथ आंसर सॉल्व करता हूँ। 0.290 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.0591, 9 पॉइंट ये आ रहा है 813, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा ये लॉग के सी के, जबकि लॉग की बेस 10 है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर लॉग बेस ए और बी होता है, इसे हम ये किसी सी के बराबर है तो हम क्या बी को लिख देते हैं सी की पावर ए, ये आपको पता होना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये लॉग ए टू द पावर बी सी के बराबर है तो ये के सी किसके बराबर हो जाएगा, के सी किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9.813। अब दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत है आंसर ऐसे दे रखा है, तो इसमें कोई बात नहीं, ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसे तो ये क्या हो जाता 0.290 इंटू 2, इस तरह से। अब अगर मैं इसका चेक करूँ ना तो सबका मैं बता देता हूँ चेक करके, इसका आंसर जो है वो मैच किससे करता,
ये आंसर इस वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इसके आसपास ही आ रहा है, तो ये वाले ये इसका ये आंसर ये होना चाहिए फिर। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना एक बार। लेकिन आपको एग्जाम में कितना स्टेप करना है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला स्टेप देखना है, बस इतना स्टेप। ये सब था एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में बस इतना आ जाएगी, ई नॉट ऑफ सेल इसके बराबर हो जाएगा 2.303 RT log KC के बराबर हो जाएगा, और ये 0.0591 2 इसकी वैल्यू है, ये हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आप है केमिकल काइनेटिक्स। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन जो उधर दे रखा है हमारे को जो है N2O5 का, इसका मतलब क्या है हमारे को -D N2O5 अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 6 × 10⁻⁻⁴। ये पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होती है 0.693/k, इसके बराबर होती है नहीं होती है। k की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आंसर बताऊं, आंसर आएगा आपका ये आएगा सी आंसर आएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दे रखी है, रेट दे रखी है, हमें पता है रेट क्या हो जाती है इसकी, रेट किसके बराबर होती है के ए, ये होती है रेट, है ना। और हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अरे भाई ये रेट कांस्टेंट है, एक चीज तो मैंने देखी नहीं, ये के की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, ये के दे रखा है हमारे को, इस के को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर 1155 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है -e/2.303 आर आती है वैल्यू, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, k इज इक्वल्स टू a e⁻⁻ ये होता है फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इससे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, 75% रिएक्शन 32 मिनट्स में कंप्लीट होती है, बताओ 50% कब कंप्लीट होगी। भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का किस तरह से चलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से होती है, आधी 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 होती चली जाती है, पहले इतनी हुई, पहले T/2 हुई, फिर T/4 हुई, फिर T/8 हुई, इस तरह से होती चली जाती है। ठीक है, 100 है तो 100 50 हुआ T/2 में, फिर उसका आधा हुआ T/4 में, इस तरह से होती जाती है। तो 75% अगर 32 मिनट्स में कंप्लीट होगी हुई है तो यानी ये 25 हो गई, ये 100 थी यहाँ पे 0 T पे, और ये 25 हो गई कितने पर T/4 पे, और ये T/4 की वैल्यू कितनी है, अगर T/4 है यहाँ पे T/4 की वैल्यू कितनी है 32 मिनट है, तो T/2 की वैल्यू कितनी होगी 75% कंप्लीट हो गई, तो 50% कितने में कंप्लीट होगी बताओ जल्दी। 32 मिनट्स लगे अगर किसी रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में, तो 50% कितने में कंप्लीट हुई होगी, कम में ही हुई होगी, तो ये कितने में हुई होगी 16 मिनट में हुई होगी ना। ऐसे रहने दो, ये वैसे मैथ्स मत लगा देना इसमें, इतने से इतने होने में 32 मिनट्स लगे, तो इतना होने में कितना लगा होगा, कम 16 मिनट लगे होंगे इसमें, उसका आधा उसका वो होती गई तो 32 मिनट्स, इस तरह से T/8 होने में 64 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इस तरह से चलेगा ये, तो क्या आंसर हो जाएगा 60 मिनट्स। एक्स और वाई की रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आर जो होगा वो हो जाएगा के एक्स की पावर 1, और सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर, ये हो रहा है।
अब बोल रहे हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन x की हाफ कर दी जाए, अगर मैं x को हाफ कर दूं यानी x/2 कर दूं और y को डबल कर दूं यानी y का 2y का स्क्वायर कर दूं, इसे इस तरह से कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4xy स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। ये क्या हो गया, और ये कितनी थी इनिशियल रेट थी r0, तो ये कितना हो जाएगा डबल द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स परमिट अ रिएक्शन। मिनिमम एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड क्या होती है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में जो एनर्जी लगती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिलेशनशिप टेम्परेचर रिएक्ट कांस्टेंट से कौन देता है, आर्हीनियस इक्वेशन देती है। फॉर्मूला बता ही दिया मैंने, K इज इक्वल टू ई ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आर टी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेट कांस्टेंट आपको रिएक्शन के लिए दे रखा है, ये कौन रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्ट ये दे रखा है, और रेट दे रखी है आपको 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये आपको रेट दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या होगी, तो मुझे पता है रेट जो होती है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, रेट होगी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकाल नहीं सकते, कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 8 जार 24, 3 10 जार 30, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 0.8 आंसर आ रहा है। क्या मुश्किल थी इसमें, कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन सा होता है बताओ, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन सा होगा, वो होता है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। जो हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में, उसमें हमारे एंजाइम्स काम कर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो होते हैं वो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। एक चैप्टर होता था हमारे अंदर सरफेस केमिस्ट्री नाम का, उसमें मैं पढ़ाता था एंजाइम्स के बारे में। लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, जिस तरह से अगर ये इस तरह से है ना, तो इस तरह से सबस्ट्रेट के एंजाइम से इस तरह से बाइंड कर जाता था, मतलब लॉक एंड की तरह, ताला चाबी की तरह। अगर ये इस तरह से इसमें इस तरह से है कैविटी इसकी, तो किस तरह से शेप लेगा वो बाइंड करने के लिए, ऐसी ही शेप ले लेगा ताकि वो इसके अंदर इजीली इंसर्ट कर पाए। तो ये जो होता था वो लॉक एंड की मैकेनिज्म से बाइंड कर जाते हैं, ये लॉक एंड की मैकेनिज्म से, ठीक है। तो एंजाइम्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के संग सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर की प्रैक्टिस के साथ, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक उठा लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।